हम लोग शुरू करते हैं। स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण, उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलो निकलो के सेवक बन संताप हरि, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन, उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह उपस्थित हैं, जो हमारे समवायी फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में प्रतिमा राय जी उपस्थित हैं, जो आज की फैकल्टी हैं और हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी गुप्ता जी उपस्थित है, सीनियर थेरेपिस्ट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में हर गुरिंदर सिंह जी उपस्थित है, पंजाब से हैं और वो सीनियर थेरेपिस्ट हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अरुण पाठक जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में रीता गांधी जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में अशोक रंजन जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में शीतल बासोपिया उपस्थित हैं, जो हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर है, उनका स्वागत है। नमस्कार। हमारे बीच में गरिमा भारद्वाज जी उपस्थित हैं, उनका स्वागत है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं। नमस्कार। इसके अतिरिक्त अन्य कोई भी है तो मैं उनका भी स्वागत कर रहा हूं, जिनका नाम कभी लेने से रह गया हो। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम ऋणी हैं, जिनकी वजह से संस्थान को जो ऊंचा दर्जा मिला हुआ है। संस्थान का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। इसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत
पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है। और हमें विश्वास है कि आपके माध्यम से ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आज के विचार की शुरुआत, आज के क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम लोग सेमेस्टर 1 को धीरे धीरे खत्म करने की स्थिति में है और हमारा ये फरवरी में 16 फरवरी तक हमारा सेमेस्टर 1 का कोर्स पूरा हो जाएगा। इसके बाद जो बचेगा वो हमारा सेमेस्टर, क्योंकि हम लोग सेमेस्टर 1 2 दोनों कर रहे हैं, इसलिए हम लोग जो है एक साथ ही कर रहे हैं। और हमारा सेमेस्टर 2 भी है, वो भी हमारा फरवरी के लास्ट तक समाप्त हो जाएगा। फिर फरवरी में ही हो सकता है हम लोग सेमेस्टर 3 की शुरुआत उसी समय, क्योंकि कंटिन्यूअस चलेगा, सेमेस्टर 3 की शुरुआत कर देंगे। तो हम लोग आज बीएचपी पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो बीएचपी में हम लोगों ने सेल पढ़ लिया था, हम लोगों ने होम्योस्टेसिस सिद्धांत पहले पढ़ा जो बैलेंसिंग की बात करता है। फिर हम लोगों ने कहा कि उसमें सेल है, सेल का स्ट्रक्चर क्या है, सेल के क्या काम है, वो हम लोग पढ़ा। टिश्यू पर क्या होता है, सेल से बना टिश्यू, टिश्यू से बना हमारा ऑर्गन, ऑर्गन से बना सिस्टम, सिस्टम से बने बॉडी। तो इस ऑर्डर में हम लोगों ने देखा था। अभी हम लोगों ने आपको आयुर्वेदिक में ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन का जो हमारे सिस्टम थे, उन सिस्टम पे हम लोगों ने बात किया था। तो हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो डाइजेस्टिव सिस्टम है, जिसके लिए प्रतिमा राय जी का पुनः मैं स्वागत करूंगा। हम प्रतिमा राय जी के ये जो क्लास लेने जा रही हैं, पहले हम लोग समझ लें कि थोड़ा सा क्या, क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं। हम लोगों को सारे कामों के लिए एनर्जी की आवश्यकता होती है। अब ये एनर्जी सिस्टम कहाँ से मिले हमको, ये हम जो काम कर रहे हैं, खेलते हैं, दौड़ते हैं, कूदते हैं, फांदते हैं, ये सब काम कर रहे हैं और अंदर शरीर के अंदर बहुत से काम हो रहे हैं, इनके लिए एनर्जी कौन दे रहा है? तो एनर्जी देने का काम जो है, एनर्जी अग्नि मान सकते हैं, लेकिन ये अग्नि उस रूप में नहीं है कि हम लोग यहाँ अंगीठी जला के बैठे हुए हैं। अग्नि है, तो यानी हमको चाहिए एनर्जी। एनर्जी कौन देगा? तो ये सिस्टम का क्या है, हम पूरे सिस्टम में देख रहे हैं। हमको चाहिए ऑक्सीजन, नंबर 1। हमको चाहिए ऑक्सीजन के साथ साथ ग्लूकोज। तो जो ग्लूकोज मिलता है, प्रकृति ने हमको इस रूप में दिया हुआ है, कार्बोहाइड्रेट दिया हुआ है, प्रोटीन दिया हुआ है और फैट दिया हुआ है। इन सब के बड़े फॉर्म हैं, कॉम्प्लेक्स फॉर्म है, प्रकृति में है। प्रकृति इनको कंज्यूम कर लेती है, हम नहीं कर पाते। तो हमको ग्लूकोज चाहिए, लेकिन कार्बोहाइड्रेट से मिलना है, स्टार्च से मिलना है, अभी मिलना है हमको। और अल्टीमेटली ये हमको अगर मिल जाए, हम खा तो रहे कार्बोहाइड्रेट वो, और उससे हमको ग्लूकोज मिलना है। तो ग्लूकोज बनाने का काम ये सिस्टम कर रहा है। फिर इस सिस्टम ने, मान लीजिए हमको, हमारे पास एक सेल है, सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है, वो कह रहा है कि हमको चाहिए 2 चीजें, एक ईंधन चाहिए और एक हमको ग्लूकोज चाहिए। तो ग्लूकोज मिल गया इस सिस्टम से। फिर हमको चाहिए ऑक्सीजन चाहिए, तो हमारे एक सिस्टम दूसरा आया, रेस्पिरेटरी सिस्टम। उसने कहा कि हमारे पास ये सिस्टम है और वो अगर आपके पास मिल जाएगा तो उन्होंने कहा कि हम ऑक्सीजन दे देंगे आपको। अब ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, ग्लूकोज कहाँ से मिलेगा? ये मिलेगा रक्त से। तो रक्त अगर एक जगह रखा हुआ हो तो क्या सेल तक पहुंच जाएगा? नहीं। तो उसके लिए एक सिस्टम और की आवश्यकता पड़ी, ट्रांसपोर्टर की आवश्यकता पड़ी। वो सिस्टम कहलाया हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। वो क्या कर रहा है, वो सर्कुलेट कर रहा है रक्त को और हर सेल तक पहुंचा दे रहा है। तो जैसे रक्त में गए, उसमें ऑक्सीजन गई, उसमें ग्लूकोज भी चला गया। अब ग्लूकोज जा करके इसने माइटोकॉन्ड्रिया में दिया, तो माइटोकॉन्ड्रिया में उन्होंने ऑक्सीजन और ग्लूकोज को मिला करके एक केमिकल रिएक्शन किया और उसको कंबशन से बनाया। क्या बनाया? उन्होंने बनाया एनर्जी। दिस एनर्जी नोन एज एटीपी। एटीपी अणुओं के बीच में के रूप में सुरक्षित रख दी गई। अब ये एटीपी अणु और इसके साथ ये जो ऊर्जा मिली और इसके साथ साथ जल मिल गया। और तीसरा, जैसे हम जानते हैं कि कोई भी प्रोडक्ट बनेगा तो कोई भी फैक्ट्री में जाइए तो एक प्रोडक्ट बनेगा, एक बाई प्रोडक्ट बनेगा और एक वेस्टेज बनेगा। तो वेस्टेज हुई कार्बन डाइऑक्साइड, इसको निकालने की सुविधा हुई, फिर वह लंग्स की सहायता ली गई। ऑक्सीजन जैसे लंग्स लेगा, नाक से ऑक्सीजन लेगा और ये ऑक्सीजन को वो रक्त को दे देगा और रक्त से जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको लेकर के बाहर निकाल देगा। तो और जल मिल गया। और तीसरा हमारा बाई प्रोडक्ट हुआ जो वो जल है। तो जल को हम लोगों ने
हमारे लिए यूज, हम जल को हम लोगों ने यूज कर लिया। तो जल को यूज कर लिया, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको बाहर निकाल दिया, और जो एटीपी अणु हुई 7 किलो कैलोरी जैसे एटीपी अणु के रूप में हुई, उसको हम लोगों ने अपने कामों के लिए उपयोग करना शुरू कर दिया। तो इसलिए डाइजेस्टिव सिस्टम की आवश्यकता पड़ी कि हमको ऑक्सीजन और ग्लूकोज चाहिए। तो ये जो ग्लूकोज चाहिए उसके लिए पुनः प्रतिमा राज जी का स्वागत है, और मैं अब शेयर कर दे रहा हूं उनको पूरा चैप्टर। सर सभी गुरुजनों को प्रणाम करते हुए अरविंद सर को प्रणाम, और मुझे जो इस शिक्षा से अवगत कराया निरंजन सर को भी प्रणाम। सभी साथियों को नमस्कार। आज का जो चैप्टर है वो है डाइजेस्टिव सिस्टम। इस सर शेयर, ठीक है सर। सर आवाज क्लियर है? आवाज क्लियर है? ठीक 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 है सर। इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग इसका जो है पीएच समझ लेते हैं। पीएच का मतलब होता है, जैसे कि फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। किसी भी थिंग्स का पीएच जो है वो पीएच का नंबर होता है 0 से 14 तक। अगर किसी भी थिंग्स का या एलिमेंट का पीएच 7 से लेस देन रहता है तो वो एसिडिक होता है, और 7 से मोर होता है, ज्यादा रहता है, तो वो एल्कलाइन होता है। एसिडिक स्वाद में खट्टा होता है और एल्कलाइन जो है वो स्वाद में कड़वा होता है। तो ये तो पीएच हुआ, ये तो समझ गया। इसके बाद है लोग पाचन। पाचन किसे कहते हैं? थोड़ा सा मीठा होता है। हाँ, उसको मीठा बोलेंगे जी। जैसे पाचन वह क्रिया होता है जो जिसमें जो है हम लोग जो है मैकेनिकली और केमिकली हम लोग उसको जो है भोजन को जो छोटे छोटे टुकड़ों में जो है खंडित करके जो है ब्लड रक्त के धारा में जो है अवशोषित कराते हैं, इसी को पाचन कहते हैं। अब पाचन में जो है सिस्टम आता है जिसको डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में बहुत सारे आते हैं, कार्य आते हैं, जैसे कि इसमें दिया बुक में, मनुष्य के भोजन में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, लवण, विटामिन एवं जल सम्मिलित होते हैं। इनमें से जो है कार्बोहाइड्रेट जो है वो ग्लूकोज में परिवर्तन में आता है, और प्रोटीन जो है अमीनो एसिड में, एंड फैट जो है फैटी एसिड में ट्रांसफर हो जाता है। यही जो है पाचन तंत्र में जो है इसके साथ जो है एंजाइम्स मिलके जो है हाइड्रोलाइसिस करके जो है वो एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं। पाचन तंत्र के कार्य में जो है मुख्यतः 4 जो है इनके पार्ट हैं। एक है डाइजेशन, दूसरा है सिक्रेशन, तीसरा है एब्जॉर्प्शन, चौथा है एक्सक्रीशन। डाइजेशन जो हम लोग बता दिया अभी की, जो छोटे छोटे खाना जब हम लोग खाते हैं तो उनका जो छोटा छोटा जो टुकड़ा होता है उसके थ्रू जो है हमारा मुंह गुहा से ही जो है वो पाचन शुरू हो जाता है। तो स्टार्टिंग ही जो है हमारे पाचन अंग में जो होता है मुख गुहा, उसको बोलते हैं माउथ कैविटी, या फिर वोकल कैविटी भी कह सकते हैं, या ओरल कैविटी भी कह सकते हैं। मुख गुहा में जो है वो सबसे पहले जो है हमारा एक पेयर लिप्स आता है जो कि वॉलेंट्री होता है, वो हमारे इच्छा के अनुसार खुलता है और बंद होता है। जब हमें कुछ इनटेक करने का होता है तो वो खुलता है, फिर या फिर वो बंद हो जाता है। इसमें जो है सबसे पहले जो आता है वो है टीथ। टीथ जो है एडल्ट में 32 सेट्स में आते हैं। पहले के जो 4 सेट है उनको इंसाइजर कहते हैं, जो कि भोजन को काटने में मदद करते हैं। और दूसरा है एक पेयर का जो है दोनों तरफ होता है, वो है कैनाइन, उसको जो है वो भोजन को फाड़ने का काम करता है। तीसरा है प्री मोलर, 2-2 के सेट में आता है, एंड मोलर 3-3 के सेट में आता है, जो कि हमारे भोजन को मुंह में जो है वो ग्राइंड करने का काम में आता है। इसके बाद जो है अब हम लोग के आता है, उसके बाद जीव आता है, टंग। टंग जो है, टंग एक फाइब्रोमस्कुलर ऑर्गन है जो कि हमारे भोजन को जो है उसमें जो है भोजन को लार में लपेट के उस भोजन को बोलस के रूप में परिवर्तन कर देता है। अब टंग में जो है ये है स्वर यंत्र होता है, स्पीच बॉक्स होता है, भोजन के लार, उसको जो भोजन को लार में लपेटने में यही टंग जो है काम करता है। भोजन को ग्राइंड करते हुए लार में लपेट कर लुद्दी को एसोफेगस में भेजने का काम करती है। अब इस टंग में जो है हमारे लार जो होता है सलाइवा, सलाइवा में जो है 3 पेयर ग्लैंड होते हैं। फर्स्ट ग्लैंड को जो कहते हैं, फर्स्ट पेयर ग्लैंड जो होता है उसको पैरोटिड ग्लैंड कहते हैं।
दूसरे को सबमेंडुलर ग्लैंड एंड तीसरे पेयर को सबलिंगुअल ग्लैंड कहते हैं। ये वन पेयर जो पैरोटिड ग्लैंड है, ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। ये जो पैरोटिड ग्लैंड जो है सांपों में जो है इसी में जहर रहता है। अब मनुष्य में ये सबसे बड़ा ग्लैंड होता है जो कि यही सिक्रेशन ज्यादा करता है। इन 3 युग्म पेयर ऑफ ग्लैंड में कम से कम 1 से 1.5 लीटर तक माने पर डे लार बनता रहता है। और जब हम भोजन करते हैं तो उस वक्त और ज्यादा ये सलाइवा बनता है। इस सलाइवा के कारण ही जो है भोजन जो है लुब्बी का रूप लेके एसोफेगस के थ्रू हमारे स्टमक में जाता है। अब इसके कॉम्पोजिशन क्या क्या है? इसमें है जल 99.5% है और ठोस तत्व 0.5%। ठोस में कार्बनिक है, जिसमें जो है कार्बनिक में प्रोटीन है। प्रोटीन 60% प्रोटीन में म्यूसिन, ग्लूबिन, एंजाइम में टाइलिन, माल्टेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एपिथेलियल सेल्स, ल्यूकोसाइट्स, एग्लूटिनेजेंस ए एंड बी, एक्सक्रीटरी सब्सटेंसेस, हाइड्रोफोबिया वायरस, आर्सेनिक लेट्स एवं मरकरी के लवण पाए जाते हैं। अब कहते हैं कि पीएच में जो है लार में जो है सलाइवा का पीएच जो है 6.3 से 6.8 होता है। इस पीएच पे जो है एंजाइम 4 एंजाइम्स पाए जाते हैं। एक तो जो है लाइसोजाइम्स जो जीवाणुओं को मारता है। दूसरा है टाइलिन। टाइलिन जो है वो कुक्ड कार्बोहाइड्रेट को जो है माल्टोज में चेंज करता है। अब यहाँ जो लिखा है कि इस पीएच पे एंजाइम जो है टाइलिन जो है वो भोजन में मौजूद कुक्ड कार्बोहाइड्रेट को माल्टोज में चेंज कर देता है और यही हाइड्रोलाइसिस जो है अमाशय में 4 पीएच के लेवल में चली जाती है। जब सलाइवा में ये माल्टेज जो है वो माल्टोज के थ्रू हाइड्रोलाइसिस होके एंजाइम माल्टोज की हाइड्रोलाइसिस कर 2 अणु ग्लूकोज देता है। माने ये माल्टेज जो है माल्टोज को जो है कन्वर्ट करता है ग्लूकोज में। इसीलिए जब हम रोटी या ऐसे भी सूखी रोटी को भी अगर चबाते हैं कुछ देर तक तो हमें हल्का मीठा लगता है। जिसके कारण क्यों मीठा लगता है? क्योंकि वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है सर? जहां जहां भी ओज लिखा हुआ है, माल्टोज, सुक्रोज, फ्रुक्टोज, वो सब ग्लूकोज वाले कैटेगरी के हैं। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। जहां माल्टोज, फ्रुक्टोज, सुक्रोज लिखा हुआ है वहां वो ग्लूकोज की कैटेगरी में है। जहां माल्टेज लिखा हुआ है, कोई भी एज लिखा हुआ है, AAC लिखा हुआ है, वो समझिए एंजाइम है। एंजाइम क्या चीज है? वो एंजाइम हमेशा ऐसा मटेरियल है जो पूरी रासायनिक क्रिया में खर्च नहीं होता, लेकिन वो रासायनिक क्रिया की गति बढ़ा देता है। कोई जो काम हो रहा हो वो प्रेजेंट हो जाएगा तो काम हो जाएगा। उसी तरह जैसे आप कोई मजदूर काम कर रहा हो तो काम आप करते नहीं है, लेकिन यदि उसका मालिक कहीं खड़ा हो जाता है तो वो मजदूर अपना काम निर्धारित समय से पहले खत्म कर देते हैं। ठीक है, चलिए जी मैडम। उसके बाद जो है आता है हमारा ये खाना जो है वो सलाइवा के साथ मिल के जो है एक बोलस का रूप ले लेता है। बोलस के थ्रू वो हमारा भोजन जो है भोजन नली यानी कि इसोफेगस में जाता है। इसोफेगस में जो है म्यूकस होता है जो कि हमारे खाने में जो बोलस जो है उसको इजीली हमारे स्टमक में जाए, उसके लिए वो म्यूकस को जो है बारी बारी से मैंने डालता रहता है ताकि वो खाना जो है आराम से जा सके। ये इसोफेगस जो है वो 23 प्लस माइनस 1.0 सेंटीमीटर लंबी बेलनाकार का होता है जो कि फाइबर मस्कुलर ट्यूब है। ये भी फाइबर मस्कुलर है, जैसे टंग फाइबर मस्कुलर था उसी तरह ये भी है, जिसकी स्ट्रैटिफाइड एपिथेलियल में असंख्य म्यूकस ग्रंथि, वही म्यूकस ग्रंथियां होती है जिसके कारण जो है वो सूखता नहीं है। म्यूकस के रहने के कारण जो है बोलस जो है धीरे धीरे करके नीचे चिपचिपा होने के कारण वो जाता रहता है। जब बोलस इस तरह ट्यूब में आता है तो म्यूकस की सहायता से वो आसानी से नीचे धीरे धीरे स्टमक में जाने लगता है। यही बोलस जब भोजन नली में बोलस नहीं रहता है तो ये टेप नुमा चिपका होता है, और अगर खाना रहता है भोजन नली में तो वो बेलनाकार हो जाता है। बोलस के नली दीवार टेप नुमा हो जाते हैं।
और ये एक वेव के थ्रू जो है हमारे अंदर जाता है, उसको कहते हैं प्रोपल्सिव वेव। ये किस गति से जाता है? 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के हिसाब से। इसी कारण जो है ये खाना जो हम लोग जब ऐसे ऐसे करके निकल जाता है, वो धीरे धीरे करके जाता है, जिसके कारण जो है हम लोग अगर कोई चीज इंटेक भी करते हैं खाना खाने के बाद, अगर हम उल्टा भी लेट जाए तो भी जो है वो खाना हमारे मुंह से बाहर नहीं आता है, इसी वजह से। अब जो है ये कहा जाता है स्टमक में। स्टमक जो है वो भोजन नली के डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम हमारे डायफ्राम और एब्डोमेन कैविटी के नीचे जो बीच में जो है वो स्टमक पाया जाता है। स्टमक जो है वो एक थैलीनुमा अंग है जो कि अमाशय में खुलती है। यह फाइब्रोइलास्टिक एंड मस्कुलर अंग है जिसका आकार, क्षमता एवं भिन्न भिन्न होती है। ये जे अक्षर के आकार की होती है। इसमें कैपेसिटी 1.5 से 2 लीटर की होती है, जिसके एपिथेलियल में जो क्या होता है गैस्ट्रिक ग्रंथियां होती है, जो कि माने डिफरेंट टाइप का जूस जो है वो सिक्रेशन करता है। इसी के ऊपर में जो है, यहाँ तो पिक्चर हम शो नहीं कर पा रहे हैं, इसके ऊपर में स्टार्टिंग में जो है कार्डियक रीजन होता है। हमारे क्वेश्चन में जो आता है कि कार्डियक रीजन कहाँ पाया जाता है, तो हमको लिखना होगा कार्डियक रीजन इज द पार्ट ऑफ स्टमक। ये सर हाँ, ये ऊपर वाला। उसके बाद आता है फंडस। फंडस के फिर नीचे आता है बॉडी और उसके लास्ट में आता है पाइलोरस। और इसी के जो जे वाला जो छोटा वाला उसको कहता है लेस कर्वेचर और बड़े वाले को ग्रेट कर्वेचर बोलते हैं। तो ये फंडस से जो है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो निकलता है, इसमें 3 जो है कोशिकाएं सेल पाए जाते हैं। कौन कौन से? म्यूकस सेल। म्यूकस सेल से क्या निकलता है? म्यूकस। पेप्टिक सेल से जो है वो एंजाइम्स निकलते हैं और ऑक्सीनेटिक सेल से जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। हमें जो है हम लोग को पता है कि जैसे कि स्टमक में जो है क्या है? HCl है, लेकिन HCl एक्चुअली कहाँ से निकलता है? तो वो ऑक्सीनेटिक सेल से निकलता है। ये बहुत ही हाइलिक होता है, मतलब हाइलो माने हाइलोरिक क्या बोलते हैं, हाइलिक एसिड होता है, मतलब खाना को तुरंत जाते साथ ही वो पचा लेता है, जिसके कारण मैंने इतना वो हाइड्रोक्लोरिक मतलब हाईली होता है एसिड कि जो उसका एसिडिक बहुत स्टमक होता का है जो है 1.2 एसिडिक, मतलब जो है हाँ इसका 1.2 हो जाता है लास्ट टू में। टू होता है। इसके बॉडी जो है, आप कह सकते हैं कि ये इतना हाईली के तो जल भी सकता है, लेकिन जलता इसलिए नहीं क्योंकि इसके बॉडी में ये जो म्यूकोसा सेल जो है वो पाया जाता है, जिसके कारण जो है वो उसको मतलब मेंटेन करते रहता है। जी। अब ये है पेप्टिक सेल्स। पेप्टिक सेल से जो है 2 एंजाइम निकलते हैं, बता रहे हैं। हाँ, पेप्टिक सेल से जो 2 एंजाइम निकलते हैं, जिसको एक है रेनिन, दूसरा है पेप्सिन। रेनिन जो है यही जो है दूध से दही बनाता है। जब बच्चों को जो हम लोग जब छोटे बच्चों को दूध पिलाते हैं तो वो किसी कारण से अगर उल्टी करता है तो वो देखते हैं दूध नहीं निकल के दही निकलता है, वो इसी एंजाइम के कारण होता है, रेनिन की वजह से। दूसरा है पेप्सिन। पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को पचाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन का पूर्ण रूप से पाचन कहाँ खत्म होता है, तो यहाँ पे हम लोग को लिखना होगा प्रोटीन का, हाँ, स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, आमाशय में नहीं, स्मॉल इंटेस्टाइन में। प्रोटीन मैंने स्टार्टिंग मुंह से, फिर स्टमक, फिर थोड़ा स्मॉल इंटेस्टाइन, लास्ट में जो स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम में जाके वो खत्म होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन आता है। उसके बाद है कि जो ये तो हाईली हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, इसका कंपोजिशन है। अब है कि अमाशय का जो है कार्य क्या है, यानी कि हमारे स्टमक का कार्य क्या है। ये तो सबसे पहले भोजन को स्टोर करता है। जब भी हम लोग कुछ इंटेक करते हैं तो उसको इंटेक करते रहते हैं, तो वो जब इकट्ठा हो जाता है तो पहले वो स्टोर करता है, उसके बाद वो प्रोसेस शुरू करता है। दूसरा है उसमें जो है वो गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करता है। लास्ट में जो है क्या है, आंशिक जल, ग्लूकोज, लवण मात्रा का शोषण भी यहाँ पे करता है। अब गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या कंपोनेंट्स है, इसमें भी वही है 98 से 99% जल एंड ठोस जो है 1.2% है। ठोस में जो है कार्बनिक में सोडियम, पोटेशियम, क्लोराइड, सल्फेट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कार्बनिक में जो है म्यूसिन, एंजाइम, पेप्सिन, लाइपेज एंड इंस्ट्रिंसिक न्यूट्रोट्रॉपिक फैक्टर्स होते हैं। अब इस प्रोटीन का जो है
यहाँ पे पेप्टिक सेल में जो हम लोग बोले कि पेप्सिन जो है वो प्रोटीन को जो है पेप्टोन में चेंज करता है। स्टमक में जो है पेप्सिन जो एंजाइम निकलता है वो प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है। और यही जो है पेप्सिन जो है एंजाइम्स मात्र प्रोटीन को जो हाइड्रोलिसिस करके 15% तक वो अमीनो एसिड फ्री कर देता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड अमाशय का विशेष सिक्रेशन करता है। अब इसका कार्य क्या है? इसका कार्य है मुंह में जैसे हम लोग खाना खाते हैं तो वो अगर मान लीजिए कुछ भी फॉरेन मटेरियल हमारे अगर अंदर चला गया है तो उसका जो है वो खत्म वहीं पे कर देता है। अगर जो कुछ बच जाता है तो वो फिर स्टमक में आके होता है। तो यहाँ पे वही दिया, मुंह से आए भोजन को जीवाणुओं से मुक्त करता है। दूसरा, निष्क्रिय पेप्सिनोजन को सक्रिय पेप्सिन में बदलता है। जो निष्क्रिय रहता है पेप्सिजोन उसको पेप्सिन में जो है बदलता है ताकि वो प्रोटीन को पचा सके। तीसरा है स्टार्च ग्रेन, जो भी स्टार्च रहता है, जैसे अगर हम लोग आटा भी जो कितना भी हम लोग अगर उसको चाल ले, चोकर निकाल दे, फिर भी उसमें कुछ ना कुछ चोकर रहता है। उस स्टार्च को निकालने के लिए जो है वो सेल्यूलर मेम्ब्रेन होती है, उसको जो है गलाने का ये काम करता है। गलाकर स्टार्च को स्वतंत्र, ये भी जो वही करता है जो पेप्टोन जो बोल रहे हैं। पेप्सिन के एक्शन के लिए ऑप्टिमम पीएच लगता है 1.2 टू 0 उपलब्ध कराता है। ये जब इतने पीएच जब तक नहीं आएगा तब तक जो है ये पेप्सिन जो अपना काम नहीं कर सकता, प्रोटीन को नहीं पचा पाता, इसलिए इसको इतने पीएच में लाना पड़ता है। अमाशय से भोजन तरल रूप में ही कायम। अब देखिए एक चीज बताना भूल गए बीच में, हमारे मुंह से जो खाना एसोफेगस में जो गया वो बोलस के रूप में गया। अब जो बोलस के थ्रू जो हमारे स्टमक में आया, स्टमक से जब हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है तो वो काइम के थ्रू जाता है, काइम फॉर्म में चेंज हो जाता है। तो वही ये दे रहा है कि जो है पहले तो दांत से चबा के हमारा छोटा छोटा वो भोजन छोटे छोटे उसमें विभाजित होता है, उसके बाद फिर वो स्टमक में जाता है जहाँ पे वो जो है रेपरिंग और जो है चर्निंग होता है, जिसके कारण भोजन जो एकदम तरल में उसको बदल देता है। तो वही कह रहा है अमाशय से भोजन को जो है बाहर तरल के रूप में निकालता है। अब वो कहाँ निकलता है? पाइलोरस में। पाइलोरस में पाइलोरिक स्पिंचर होता है जो कि वहां पे जो एक फोर्स के साथ वो निकलता है। ये भी जो है क्या है, सर्कुलर मस्कुलर फाइबर से बने होने के कारण एक बल्ब की भांति कार्य करते हैं, जिसमें भोजन जो है स्टमक में कितने घंटे रहते हैं? 3 से 4 घंटे तक जो है वहां पे चर्निंग होता है, भोजन को एकदम तरल बनाया जाता है। और प्रोपल्सिव वेव के साथ इस तरल को जो है आगे कहाँ भेज दिया जाता है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है ड्यूडेनियम। ड्यूडेनियम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। अब इसमें आते हैं छोटी आंत। छोटी आंत यहाँ दिया है 2.5 to 3 मीटर लंबी या फाइबर मस्कुलर टिप ट्यूब 3 भागों में बटी होती है। ये तो कहने के तो ये छोटी आंत है, लेकिन ये हमारे बड़ी आंत से बड़ी माने लंबी होती है। इसका खाली जो आयताकार जो डायमीटर जो वो छोटा होता है, लेकिन ये लंबा होता है। फिर इसके स्टार्टिंग में क्या है? ड्यूडेनियम आता है। ड्यूडेनियम जो है वो संरचना में जो है सॉलिड होता है, क्योंकि उसको अमाशय का जो है हाईली एसिडिक जो है उसको झेलना पड़ता है। बहुत हाईली वहां पे एसिड रहता है, जिसके कारण जो है इसका जो है संरचना जो है वो सॉलिड होता है। उसको अमाशय से निकले भोजन पदार्थ में जो हाईली एसिड होता है उस तेज प्रभाव को झेलना पड़ता है, और फिर वो अम्लीय भी होता है। ड्यूडेनियम में जो है एंजाइम्स नहीं होते हैं। ड्यूडेनियम से हार्मोन्स निकलते हैं, 2 हार्मोन्स निकलते हैं। एक कोलेसिस्ट्रॉल काइनिन और दूसरा सिक्रेटिन निकलता है। तो ये जो है आगे बता रहे हैं हम। इसमें से निकलता है कोलेसिस्ट्रॉल कैनाइन और सिक्रेटिन। इसमें एंजाइम नहीं होता है और ना ही यहाँ पे भोजन पचता है। ये जो है
माने इसमें जो है इसमें बाइल जूस आता है और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस निकलता है। बाइल से ये जो है ये ड्यूडेनियम में जो है बाइल से बाइल जूस लीवर से जो आता है और पेनक्रियास से पेनक्रियाटिक जूस आता है। और इसका ये दोनों जूस जो है इसको सिक्रेशन करने के लिए कहता कौन है, तो यही दो हार्मोन कहते हैं। जैसे ये जो कोलेस्ट्रॉल कैनाइन जो है वो इसको बाइल जूस को कहता है कि आप अब जो है जूस सिक्रेशन करो, मुझे भोजन को पचाना है। फिर सिक्रेटिन जो है वो पेनक्रियास को कहता है कि आप जूस सिक्रेट करो, मुझे भोजन पचाना है। तो ये जब उनको कहते हैं तब वो जो है सिक्रेशन स्टार्ट करते हैं। तो ये यहाँ पे जूस आता है, उसके बाद जो है छोटी आंत में अपनी संपूर्ण लंबाई में इंटेस्टाइनल, फिर वो इंटेस्टाइनल का भी अपना जूस होता है, उसको लेके जो है वो इंटेस्टाइनल में स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। लेकिन कहने यहाँ पे मतलब है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो है उसको लेने नहीं चाहता है, क्योंकि ये एल्कलाइन होता है और वो एसिडिक होता है। वो इनको कहते हैं कि आप इनको एल्कलाइन में बदलो तब हम इसको लेंगे। तो यहाँ पे आ गया बाइल जूस। अब बाइल जूस कहता है कि बाइल जूस पर डे जो है वो 500 से 1 लीटर मैंने बनता है। इसमें भी वही ये जल है, ठोस है, इसमें म्यूकस होता है, कोलेस्ट्रॉल होता है, फैटी एसिड होता है, अल्कलाइन फॉस्फेट होता है, बाइल सॉल्ट, बाइल पिगमेंट होता है। बाइल जूस का रंग बाइल पिगमेंटेशन के कारण सुनहरा पीला या हरा होता है। इसका पीएच जो है वो अल्कलाइन होता है। इसमें महत्वपूर्ण बाइल सॉल्ट सोडियम, पोटेशियम, ग्लाइकोकोलेट, सोडियम पोटेशियम टेरोकोलेट है, जो छोटी आंत में मौजूद भोज्य तरल की सतह पर तैरते हुए वसा अणुओं का सरफेस इंटेंस लॉ करके इन्हें तरल की निचली परतों में खींचकर लाइपेज एंजाइम को इनकी हाइड्रोलिसिस कर सकने का अवसर प्रदान करता है। अब यहाँ पे आता है कि ये जो बाइल सॉल्ट जो है ये जो है फैट को खींच के लाइपेज के पास लाके देता है, ताकि वो इसको प्रोटीन को जो है पचा सके, हाइड्रोलिसिस करवा सके। लेकिन जो है क्वेश्चन में आता है कि जो है फैट को कौन पचाता है, तो हम कहते हैं कि लीवर करता है। लेकिन उसको जो है खींच के जो है इस फैट को कौन लाता है, ये बाइल सॉल्ट जो है वो खींच के लाइपेज के पास लाता है, उसके बाद वो हाइड्रोलिसिस होता है, लाइपेज जो उसको पचाता है। ठीक है सर। जी। अब ये बाइल जूस का फॉर्म कैसे होता है, फॉर्मेशन कैसे होता है, ये लीवर में होता है, लीवर से लगातार निकलता रहता है। मानव शरीर में लीवर सबसे बड़ी जूस श्रवण करने वाली ग्रंथि होती है और ये सबसे बड़ा ग्लैंड भी होता है। बाइल जूस यकृत से निकलकर पास ही पित्ताशय में एकत्र होता रहता है। ये जो है ये बाइल जूस जो है वो हमेशा यकृत से निकलता रहता है, लेकिन ये कॉन्सेंट्रेट कहाँ होता है, वो होता है पित्ताशय में। यहाँ बाइल जूस थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होता रहता है और जब ड्यूडेनियम में वसा युक्त तरल आता है, वही बोले फैट जब आता है, तब उसको जो है ये कोलेस्ट्रॉल काइनिन जो कहता है कि अब आप जो है बाइल जूस भेजो, पित्त भेजो, जिसके कारण हम भोजन को जो है पचा सके। तब ये यहाँ से जो बाइल जूस को जो है गॉल ब्लैडर से जो है भेजा जाता है। छोटी आंत से शोषित होकर भोजन तत्व रक्त के माध्यम से यकृत में आते हैं। इन शोषित हुए तत्वों को जीवाणु रहित करता है। छोटी आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइन से जो एब्जॉर्प्शन जो भी एब्जॉर्ब्स होता है न्यूट्रिशन, वो जो है रक्त के माध्यम से यकृत में आता है, ताकि वो जो भी केमिकल वगैरह उसमें जो भी जीवाणु हो उसको वो खत्म कर सके। ये लीवर में क्षमता है, लीवर करता है इस चीज को। स्टोरेज, आंत से आए भोजन तत्वों में से ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलता है। जब एक्स्ट्रा हम लोग का ग्लूकोज रहता है तो वो लीवर जो उसको ग्लाइकोजन में बदल के रखता है। इसीलिए जब हम लोग फास्टिंग करते हैं तो उस वक्त जो यही ग्लाइकोजन जो है वो ग्लूकोज में जो है जो इकट्ठा हुआ रहता है वो हम लोग को काम आता है उस वक्त। मेटाबॉलिज्म में एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म दोनों करता है। डिटॉक्सिफिकेशन करता है। अमोनिया जैसी विषैली गैस को ये यूरिया में भी यही लीवर चेंज करते हैं। प्लाज्मा प्रोटीन का भी संश्लेषण करते हैं। सर यहाँ तक कि शरीर के तापक्रम को भी ये नियंत्रण में रखते, रेगुलेट करते हैं। हार्ट तो रखता ही है, प्लस ये लीवर भी करते हैं।
भ्रूण अवस्था में भी आवश्यकता पड़ने पर एडल्ट लाइफ में इरिथ्रोसाइट्स का फॉर्मेशन करते हैं। वो जो कहते हैं कि भ्रूणावस्था में जो है ब्लड जो है कहाँ से फॉर्म होता है, ये लीवर में ही फॉर्म होता है ना सर, सही बोल रहे हैं सर? जी, लीवर में और स्प्लीन में। स्प्लीन में उत्सर्जन अघुलनशील बिलिरुबिन को कंजुगेट करके घुलनशील बिलिरुबिन के रूप में उत्सर्जित एक्सक्रेट भी करता है। अब आ जाता है पेनक्रियाटिक जूस। हम लोगों ने ये पेन हम लोगों ने वहां पढ़ा था कि रक्त वाले उसमें कि जब आरबीसी टूटते हैं तो वो अल्टीमेटली वहां से बनता है बिलिरुबिन। तो वो जो होता है कोल बिलिरुबिन होता है, नहीं हीम बिलिरुबिन होता है। तो हीम बिलिरुबिन जो है जल में घुलनशील नहीं होता है, बल्कि वो वर्चुअली लिपिड में घुलनशील होता है। तो वो तो उसको क्या करते हैं, इस हीम बिलिरुबिन को ले जाती है एल्बुमिन। एल्बुमिन जो है ले जाती है और वो लीवर के पास खींच के ले जाती है अल्फा अल्फा एल्बुमिन, और अल्टीमेटली जा करके वहां पर बिलिरुबिन को कॉन्जुगेट करा जाता है, और कॉन्जुगेशन के फलस्वरूप वो उसको कोल बिलिरुबिन में कन्वर्ट करते हैं जो जल में घुलनशील है। अब जल में घुलनशील हो जाएगी तो अब वो किडनी के माध्यम से निकल जाएगी। तो जल में घुलनशील होकर के उसको अल्टीमेटली कॉन्जुगेट करके घुलनशील बिलिरुबिन यानी कोल बिलिरुबिन के रूप में उसको भिजवा देते हैं। तो उसके दो रूप होकर के वो डाइजेस्टिव सिस्टम से बाहर निकल जाते हैं, यूरिन के माध्यम से भी और कुछ आपका एलआई के माध्यम से, लार्ज इंटेस्टाइन के माध्यम से आपको बाहर निकल जाता है। ठीक जी, चलिए। अब आ रहा है पेनक्रियाटिक जूस। हमारे खाने को पचने के लिए जो पर्याप्त जो जूस होता है, ये पेनक्रियाटिक जूस के कारण ही, जो इसी में से जो जूस निकलता है उसी से हमारा ज्यादा खाना पचने का जो है इसी का महत्वपूर्ण रोल होता है। पेनक्रियाज ग्रंथि अमाशय के नीचे ड्यूडेनियम के लूप में फंसी हुई होती है, जिससे लगभग 2-3 लीटर स्राव प्रतिदिन निकलता रहता है। इसमें भी जल और ठोस तत्व है, कार्बनिक, एल्यूमिनियम, ग्लोबुलिन, आंशिक संश्लेषण, एंजाइम, पैरोटियोलाइटिक एंजाइम्स, ट्रिप्सिन। ये ट्रिप्सिन जो है ये वही जो पेप्सिन से क्या था, पेप्सिन से पेप्टोन में बदला था, और ये पेप्टोन जो है पेप्टाइड में चेंज होगा। ये ट्रिप्सिन के कारण होता है इसमें पेनक्रियाज में। एमालाइज है जो स्टार्च हाइड्रोलाइसिस करता है, लाइपेज है, फॉस्फेलियोफेज है। इस जूस में सबसे महत्वपूर्ण बायोकार्बोनेट आयंस है जो अमाशय से आते अम्ल तरल को हल्का क्षारीय बनाता है। अन्यथा पैनक्रियाटिक जूस एवं इंटेस्टाइनल जूस में मौजूद एंजाइम हाइड्रोलाइसिस का कार्य नहीं कर सकते थे। पैनक्रियाटिक एंजाइम्स प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा को 80 to 90% हाइड्रोलाइज्ड करके अमीनो एसिड, ग्लूकोज और फैटी एसिड अणुओं को स्वतंत्र कर देते हैं। यही पेनक्रियाटिक जूस से जो जूस निकलते हैं उसी से जो यहाँ पे जो है ज्यादा से ज्यादा हमारा जो है भोजन जो है वो प्रोटीन जो है वो अमीनो एसिड में, फैट जो फैटी एसिड में इसमें चेंज हो जाता है। वो इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है वो एल्कलाइन होता है। यहीं से जो है ये बाइल से पित्त जूस और यहाँ से जो है ये दोनों जब जाते हैं तो ये अम्लीय वो क्षारीय मिल जाते हैं। तब क्षारीय होने के कारण जो है तब वहां पे जो है पाचन शुरू होता है। एएलटी के नाम पे हम लोग उसको याद कर सकते हैं, एमाइलेज और लाइपेज एल और एएलटी के नाम पर एएलटी, हाँ, तो हम लोग एमाइलेज, लाइपेज एंड ट्रिप्सिन जी। अब है इंटेस्टाइनल जूस। छोटी आंत की संपूर्ण लंबाई में स्थित बर्नर ग्लैंड ड्यूडेनियम एवं इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स 1.0 to 1.2 लीटर जूस प्रतिदिन स्रावित करती है। यही इंटेस्टाइनल जूस जो है वो छोटी आंत के जो है लंबाई में जो है ड्यूडेनियम में जो ये जूस को जो स्राव करते रहते हैं। ये जूस भी जो पेनक्रियाटिक जूस और बाइल जूस और ये तीनों जूस मिल के जो खाना को पचाने का काम करते हैं। कार्बनिक में वही है इंट्रोकाइनेज, एक्सोपेप्टिडाइज, न्यूक्लियोजाइजेस, न्यूक्लियोटाइडेज,
न्यूक्लियोसाइडेज, फॉस्फेटस, इंटेस्टाइनल लाइपेज, कॉलिनेस्ट्रेज, एल्कलाइन फॉस्फेटस, ग्लूकोज 6 फॉस्फेटेज। इंटेस्टाइनल जूस में वे सभी अंतिम एंजाइम मौजूद हैं जो बचे हुए भोज्य पदार्थों की हाइड्रोलाइसिस कर देते हैं। ये एंजाइम आंत के ब्रश बॉर्डर पर मौजूद होते हैं। यहाँ न्यूक्लियो प्रोटीन के पाचन हेतु संबंधित एंजाइम मौजूद होते हैं। ये एंजाइम जो है वो जो भी हमारा बचा हुआ भोज्य पदार्थ होता है, पहले तो वो स्टमक में प्रोटीन पचा, फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, ड्यूडेनियम के थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, फिर वहां से जो भी बचा हुआ भोज्य पदार्थ उसको हाइड्रोलाइसिस करके जो है ये जो है धीरे धीरे जो है हाँ वो आगे भेज रहे हैं। इसमें ब्रश बॉर्डर पर मौजूद होते हैं एंजाइम ब्रश अच्छा ब्रश बॉर्डर पर मौजूद होते हैं। न्यूक्लियोप्रोटीन से पाचन हेतु संबंधित एंजाइम मौजूद होते हैं। ड्यूडेनियम से निकल के जो भोजन जो है फिर कहाँ आता है हम लोग का जेजुनियम में, उसके बाद फिर इलियम में। तो ड्यूडेनियम में पाचन नहीं होता है, जेजुनियम में भी पाचन नहीं होता है। जेजुनियम में खाना को सिर्फ हम लोग क्या करते हैं, फैलाते हैं। ड्यूडेनियम में जगह नहीं रहता है जिसके कारण ड्यूडेनियम में उसको फैलाते हैं। जिस तरह से हमारे घर में हम चावल जब बीनते हैं तो फैला के उसमें से कंकर पत्थर निकालते हैं, ठीक उसी तरह से खाना को फैला करके ताकि उसको उसमें से जो है जो भी एब्जॉर्ब करने वाला न्यूट्रिशन है उसको एब्जॉर्ब किया जा सके, उस तरीके से जेजुनियम में फैला दिया जाता है। और इलियम में एक्चुअली उसका पाचन होता है प्रोटीन का पूरी तरह से। अब आ गया इंटेस्टाइनल मूवमेंट कैसे, तो ये तो स्टार्टिंग में ही बताए थे। छोटी आंत में भोजन तत्व जो है 8 से 10 घंटे रहते हैं। इसके कार्य है डाइजेशन, सिक्रेशन एंड शोषण। यहाँ पर ही जो है ज्यादा से ज्यादा जो है मतलब न्यूट्रिशन जो है वो एब्जॉर्ब हो जाता है। बाद बाकी जो बचा हुआ रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ दो भांतियों के मूवमेंट होता है, एक पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट एंड सेगमेंटेशन मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या होता है, it is a wave of contraction preceded by a wave of relaxation। इस तरंग की गति इंटेस्टाइनल कंटेंट को 2 सेंटीमीटर पर मिनट आगे बढ़ाती है। ये पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जो है वो भोजन को आगे बढ़ाता है। लेकिन ये सेगमेंटेशन जो मूवमेंट है, ये मूवमेंट जो है वे इंटेस्टाइनल को सेगमेंटल में बांटती है। मतलब जो है इसकी वजह से एंजाइम्स को अधिक सरफेस, मतलब वही जो जेजुनियम में जो जगह मिलता है जाने के लिए आगे क्रिया तो मिलता है। इस वेव के कारण इंटेस्टाइनल फूड कंटेंट बार बार चॉप होता रहता है। इस वेव से फूड कंटेंट कतई आगे नहीं बढ़ता। इससे जो फूड छोटे छोटे पार्टिकल्स मतलब छोटे छोटे बढ़ता है लेकिन आगे नहीं बढ़ता। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट से वो खाना आगे बढ़ता, जिसको हिंदी में कहते हैं क्रमाकुंचन एंड सेगमेंटेशन को खंडी वहन ये कहते हैं। ये छोटी प्रश्न आता हाथ है, में ये प्रश्न आता है, देखिए ये नोट कर लीजिए। ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन में दोनों मूवमेंट आते हैं, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट और सेगमेंटेशन। तो अगर खाना बढ़ नहीं रहा है तो सेगमेंटेशन है, और खाना बढ़ रहा तो पेरिस्टाल्टिक है। कछुए केचुआ वगैरह नहीं होते, केचुआ वचुआ वो सब बढ़ते रहते हैं आगे धीरे धीरे करके, वैसे ही पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट है, वो आपके रिलैक्सेशन है उसमें बढ़ती रहती है, तो वो पेरिस्टाल्टिक कहलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट मूवमेंट है। और दूसरा सेगमेंटेशन है, ये केवल इसमें है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब दे रहा है छोटी आंत में तत्वों का शोषण। छोटी आंत का अगला महत्वपूर्ण कार्य भोजन तत्वों के हाइड्रोलाइसिस के फलस्वरूप उत्पन्न ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड, कोलेस्ट्रॉल, लवण, विटामिन तथा जल का शोषण करना। शोषण करने हेतु छोटी आंत की एपिथेलियम मॉडिफाई होकर विली की संरचना करती है। इसमें जो है स्मॉल इंटेस्टाइन के इसमें जो है बॉडी में जो है एक विली नुमा एक ये होता है, क्या आप कह सकते हैं, उसको संरचना होता है। इसी के थ्रू जो है इसी के थ्रू जो है हमारे भोजन में से जो है जो आवश्यक तत्व है न्यूट्रिशन उसको ये शोषित करके ब्लड में जो है भेजता है। ये विलियस उंगली के आकार की संरचना में जिसमें सेंट्रल, लैक्टियल और पेरिफेरल ब्लड कैपिलरीज होते हैं। बोले ना ब्लड कैपिलरीज रहता है जिसके कारण जो शोषण करके
न्यूट्रिशंस को ब्लड की कैपिलरीज में भेजते हैं। यह इंटेस्टाइन के ब्रश बॉर्डर का निर्माण करते हैं। शोषण एक्टिव ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन मेथड तथा इंडोसाइटोसिस तरीकों से होता है। विभिन्न तत्वों का शोषण निम्न अनुपात में होता है। अब इसमें जो है ये दिया है कि एक सेकंड, जैसे ब्रेन में, जैसे हम लोगों के ब्रेन में इतना अधिक सेल्स को सुरक्षित रखने के लिए एक आप लोगों ने तिरपाल देखा होगा। तिरपाल आप लंबाई में फैला दीजिए तो तिरपाल क्या होता है, उसको जब कभी करना होता तो 1 मीटर में 3 मीटर में सरक आएगा और वैसे 70 फीट में पहुंच जाएगा, 70-80 फीट में। वैसे ही ये ब्रेन की संरचना है, यानी आपका स्पेस बढ़ाना है तो उसको क्या करते हैं कई स्तरों में उसको बांट देते हैं और वो स्तरीय होकर के उसमें सारे जो सेल्स होते हैं ब्रेन के सेल्स वो रहते हैं। ब्रश बॉर्डर क्या है? ब्रश बॉर्डर उसी तरह का है। ये विलाई जो है ऐसी संरचना बना दी गई है जो वास्तव में उसकी स्पेस को बढ़ाने के लिए है, ताकि यहीं पर शोषण करना है। अब शोषण करने के लिए हमको स्पेस चाहिए, अब हमारे पास स्पेस कोई अधिक है नहीं, तो उन्होंने एक ऐसी संरचना बना दिया जिसमें उसमें कई स्तर बन गए, तो उसका आयतन बढ़ गया, यानी स्पेस बढ़ गया, उसकी एरिया बढ़ गई। उस ये ब्रश बॉर्डर कहलाता है। तो वो ब्रश बॉर्डर के माध्यम से एरिया जब बढ़ा दिया तो जो बाहर हमको शोषण करना होता है उसके लिए हमारे पास कई तरीके हैं। एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमने पढ़ा था जिसमें एनर्जी खर्च होती है। डिफ्यूजन मेथड, ये हमारे को एनर्जी खर्च नहीं होती है। एंडोसाइटोसिस होता है कि जब हम किसी चीज को, हमारे पूरे सेल्स का सिस्टम ये है कि वो आगे आपको एक जगह यहाँ पर है तो उसको अंदर लेना चाहता है। अगर अंदर लेना चाहता है तो धीरे धीरे उसके अपना आकार बढ़ाता है और फिर उसको, जैसे आपने पढ़ा देखा होगा छिपकली वगैरह क्या करती है, शिकार को करती है तो पहले अपनी जबान को लंबा कर देती है, फिर उसको मोड़ देती है, मोड़ करके खींच देती है। वैसे ही हमारे में जो भी एंडोसाइटोसिस एक्सोसाइटोसिस दोनों बाहर निकालना हो अंदर लेना हो, दोनों वही सिस्टम है। अगर अंदर लेना है तो अपने आकार को बढ़ाएंगे और उस जो जीवाणु होगा उसको अपने अंदर एरिया में घेर लेंगे और फिर खींच लेंगे। उसी तरह जिसको निकालना होगा तो पहले उसके तरफ ये करेंगी, उसको बाहर करेंगी, फिर अपना आकार करके उसको बाहर निकाल देंगे। तो यानी वो मूवमेंट, ये सब इस मूवमेंट से होता है। डिफ्यूजन हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, पैसिव है, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट हमारा तो इनसे होता है। ठीक है, चलिए चलिए मैडम। अब ये है ड्यूडेनियम, जेजेनियम, इलियम। अब इसमें जो दिखा रहा है कि हेक्सोसिस, पेंटोसिस, न्यूट्रल एमिनो एसिड्स, बेसिक एमिनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, मोनो ग्लाइसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल, विटामिन एंड ये सब कितने कितने मैंने जो है ड्यूडेनियम में, जेजेनियम में, इलियम में जो है शोषण होता है। शोषण ही ना सर? जी। हाँ, ये जैसे जेजेनियम में 3 प्लस लिए हुआ बड़ा सबसे अधिक है, जिसमें 2 प्लस है वो उससे कम है। बस ये जिसमें बताया गया कहाँ कहाँ तीनों पार्टों में कैसे कैसे अधिक शोषण होता है। ठीक है। छोटी आंत में भोजन तत्वों में से तत्वों के शोषण के पश्चात शेष भाग बड़ी आंत में छोड़ दिया जाता है। जितना भी न्यूट्रिशन जो भी इसमें से लेने का रहता है वो छोटी आंत हो जाता है। उसके बाद जो बचा रहता है वो लार्ज इंटेस्टाइन में छोड़ दिया जाता है। छोटी आंत से शेष खाद्य पदार्थ सीकम में आता है। लास्ट में इलियम आया। इलियम में जो है सारा जो है जो भी प्रोटीन है लास्ट में वहीं पे। एक और क्वेश्चन आता है कि वह कौन सा ऑर्गन है जो बिना ग्लैंड होते हुए भी हार्मोन्स का सिक्रेशन करता है? वो होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। ये क्वेश्चन आता है बार बार। यहाँ हो गया, इस छोटी आंत से शेष खाद्य पदार्थ सीकम में आता है। सीकम एक थैलीनुमा संरचना है जिसमें 4 से 8 सेंटीमीटर लंबी कुंदी नली अपेंडिक्स लगी होती है। अब हमारा इलियम जो है वो लास्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। वहीं से जो है सीकम वॉल भी यहाँ पे सब पिक्चर में सीकम वॉल रहता है ना सर, वो बीच में, और उसके लास्ट में जो अपेंडिक्स एक पूंछ की तरह रहता है। कहता है कि अपेंडिक्स जो है पहले जो है जानवरों में ये ज्यादा बड़ा रहता है क्योंकि वो लोग जो घास भूसा पत्ते खाते हैं। हम लोग भी जब पहले थे तो हम लोग का भी बड़ा था, फिर धीरे धीरे ये जो है एक रह गया जो कि बोलता है कि काम में नहीं आता है, क्योंकि अब तो हम लोग घास भूसा खाते नहीं है।
यही है, अपेंडिक्स इज अ tubular mass of lymphoid tissues attached at the opening gate of a large intestine. ये large intestine के opening gate में ही पाया जाता है. Though throughout the course of small and large intestine there are numerous lymphoid follicles, but appendix is proposed to be a special one. Appendix is capable to provide generation of antibodies against the living germs. The large intestine itself a great site for providing residential quarter of millions of non-pathogenic bacteria. सर ये तो कह सकते हैं ना, जैसे कि नॉन पैथोजेनिक अगर कुछ भी एंटर करता है तो वो उसको पहले अपेंडिक्स ही रोक देता है, ये तो कह सकते हैं. ठीक है सर. उसके बाद आता है लास्ट में बड़ी आंत. अब सीकम से जो है लार्ज इंटेस्टाइन में हम लोग जाते हैं, तो वो कैसे जाते हैं? सीकम से जो है कोलोन अब शुरू होता है. पहले आता है असेंडिंग कोलोन, फिर जो है बाएं साइड राइट ये हेपेटिक कोलोन, फिर ट्रांसवर्स कोलोन, फिर राइट लेफ्ट हेपेटिक कोलोन, फिर आ जाता है डिसेंडिंग कोलोन, और लास्ट में जो पूंछ की तरह निकला रहता है उसको कहते हैं सिग्मॉइड कोलोन. उसके बाद आता है रेक्टम, फिर प्लस आता है लास्ट में एनस. बड़ी आंत की लंबाई जो है 1.2 to 1.6 मीटर छोटी आंत से कम होती है, परंतु बड़ी आंत का डायमीटर अधिक होने के कारण इसका क्षेत्रफल अधिक होता है. इसको इसलिए इसका क्षेत्रफल डायमीटर बड़ा होता है जिसके कारण इसको बड़ी आंत कहता है, लेकिन एक्चुअल में लंबाई में छोटी आंत बड़ी होती है. बड़ी आंत के कार्य क्या होता है? जो मेन न्यूट्रिशन था वो तो स्मॉल इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब कर लिया. उसके बाद जो जल कहते हैं ना कि जब हम लोग का जल अवशोषण नहीं होता है तो हमें डायरिया हो जाता है. यही लार्ज इंटेस्टाइन में जब जल अवशोषित नहीं होता है तो हमें डायरिया हो जाता है, लूज मोशन होने लगते हैं. जल, लवण एवं विटामिन का शोषण, म्यूकस का स्राव, विटामिन बी एंड के का भी संश्लेषण होता है. उत्सर्जित पदार्थों का संग्रह भी होता है. बैक्टीरिया के कारण रासायनिक क्रियाएं भी होती है. फॉर्मेशन सर ये थोड़ा बता दीजिए. फर्मेंटेशन, कार्बोहाइड्रेट बैक्टीरिया ये यहाँ पे है राइट. जो 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 कार्बोहाइड्रेट मान लीजिए कोई आपका नहीं पच पाया, तो हमारे यहाँ ये लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ बैक्टीरिया हमारे प्रेजेंट होते हैं ना, वो बैक्टीरिया जो हमारे काम के लिए, इसी लाभदायक बैक्टीरिया क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर मान लीजिए हमारा कोई भी चीज अपच रह गया तो ये बैक्टीरिया उसको कार्बोहाइड्रेट से करके जल और CO2 में कन्वर्ट कर देते हैं, इसीलिए गैस अधिक पास हो जाती है. तो जल पानी का तो जहाँ शोषण हो गया, लेकिन CO2 तो आपको निकालनी पड़े, तो CO2 को बाहर निकालते हैं. गैस अधिक पास हो रही है, मतलब कार्बोहाइड्रेट का आपका पाचन कम हो रहा है. फिर प्यूट्रीफैक्शन, ये प्रोटीन को, अगर प्रोटीन का नहीं हो पा रहा, देखिए तीनों स्तर पर हमने देखा ना, कार्बोहाइड्रेट शुरू हो गया कहाँ से? मुंह से शुरू हो गया, स्टमक में आया, स्टमक क्या है अल्टीमेटली तो वहां होना, लेकिन स्टमक में आते आते कार्बोहाइड्रेट काफी कुछ आपका हो जाता है, पच जाता है, लेकिन अल्टीमेटली हमारा आता है SI पे. SI में खत्म हो गया, लेकिन कुछ मान लीजिए बच गया, SI फंक्शन नहीं कर पा रही आपको, तो अगर मान लीजिए कार्बोहाइड्रेट का अगर आपको गैस अधिक पास हो रही हो तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि हमको SI यानी हमारा सिस्टम जो हमारा वो है डाइजेस्टिव सिस्टम, उसको हमको ठीक करना पड़ेगा, कंट्रोल करना पड़ेगा. ठीक, नंबर 1. नंबर 2, प्रोटीन का नहीं हो पा रहा है, तो क्या यही बैक्टीरिया जो है वो मीथेन और फिनॉल में उसको कन्वर्ट कर देगी. तो ये जो फंक्शन है उनका, इसीलिए उनको लाभदायक बैक्टीरिया कहा जाता है कि अगर मान लीजिए कोई काम रह गया प्रोटीन का, कार्बोहाइड्रेट का, तो वो यहाँ पर आपका ये बैक्टीरिया जो आपके लाभदायक बैक्टीरिया है, इनको एनारोबिक बैक्टीरिया कहते हैं. ठीक है, ये मीथेन और फिनॉल में इसको कन्वर्ट कर देते हैं. तो आपको जो आपका म्यूकस उसका जो स्टूल का है उसका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाता है, उसमें कुछ और निकल सकता है, बस ये है, अदरवाइज ये आपको लाभदायक बैक्टीरिया है. तो प्रोटीन को आपको देखना पड़ेगा कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का अगर नहीं हो पा रहा तो हमको कहाँ करना पड़ेगा? हमको स्मॉल इंटेस्टाइन पर, और अभी बताया मैडम ने कि पैंक्रियाटिक जूस, पैंक्रियाज,
ठीक है, तो वहां पर हमको ट्रीटमेंट देना पड़ेगा। यही देखिए, अब आप इसको और पढ़ा, आप बता देंगे आगे मैडम। जी सर। श्रोणी बृहदात्र मलाशय गुदा नली, पेल्विक कॉलम, रेक्टम एंड रेक्टल कैनाल। बड़ी आंत में मास पेरिस्टालिसिस के कारण उत्सर्जी पदार्थ अब पेल्विक कॉलम में पहुंच जाता है। यही वो जगह है जहाँ डिफेक्टेशन रिलैक्स सेट होने पर मल त्याग दिया जाता है। इसी के निष्क्रिय होने पर, जब ये निष्क्रिय हो जाता है तो हमें क्या हो जाता है, कॉन्स्टिपेशन होता है। और हाइपर एक्टिव होने पर बार बार जो हमें क्या होता है, लूज मोशन में मल का मन होता है। ये मलाशय रेक्टम जो है एक फूला हुआ अंग होता है जिसमें मल पहुंचकर डिफेक्टेशन रिलैक्स हाई डिग्री का सेट कर देता है और मल रेक्टल कैनाल की ओर चलता है। गुदा के दोनों छोर पर नेचर है, नेचर है और डिफिकेशन रिलैक्स के साथ खुलता है, परंतु एक्सटर्नल इनवॉलंटरी नेचर होता है डिफिकेशन रिलैक्शन में, और एक्सटर्नल स्पिंचर जो होता है वो वॉलंटरी नेचर होता है। इसीलिए जब कहता है कि जब वो डिफिकेशन रिलैक्शन में जब वो खुल जाता है तो वो एक्सटर्नल स्पिंचर में वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम उसको कब पास आउट करें, वो वॉलंटरी नेचर हो जाता है, जो मनुष्य के चाहने पर ही खुलता है और तभी वो मल उत्सर्ज करता है। इसीलिए कहते हैं कि जब मैंने वॉलंटियर होने के कारण जो है, जब हम लोग सोचते हैं कि चलो 2-4 मिनट 5 मिनट बाद हम लोग पास आउट करें, वो इसी के कारण होता है, एक्सटर्नल स्पिंचर के कारण। हार्ड, अब ये है हार्ड वर्क। और एक चीज कह दे, ये रेक्टम में जो है भोजन बोलस, एसोफेगस में बोलस के थ्रू आया, स्टमक में काइम हुआ, काइम के थ्रू से निकल के वो स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में आया, रेक्टम में ये काइल हो जाता है, इसको काइल कहते हैं, और रेक्टम से बाद फिर एनस में ये स्टूल के थ्रू पास हो जाता है। अब ये है हार्ट बर्न। हार्ट बर्न इज अ बर्निंग सेंसेशन बिहाइंड द स्टर्नम। इट इज ड्यू टू रिफ्लेक्स ऑफ एसिड इनटू अ esophagus, may due to esophagitis और duodenal अल्सर। हार्ट बर्न जो है, एक तो होता है वो हमारे स्टर्नम, मतलब स्टर्नम बोन है उसके पीछे ही हार्ट होता है। कभी कभी होता है कि जो है हम भोजन नहीं करते हैं, हाईली एसिड हमारे स्टमक में होता है, वो एसिड जो है भोजन नहीं मिलने के कारण जो है वो इसोफेगस तक चला जाता है। कभी कभी जो होता है कि वो हमारे इंडाइजेशन हो जाता है, जिसके कारण भी कभी कभी हार्ट बर्न होता है। अगर वाटर ब्लस is the filling of mouth with a watery fluid, though not necessarily due to an organic disease, may accompany with the pain of duodenal ulcer. ये वाटर ब्लस सर वही जो मुंह में पानी आता है, जो वही वाला है ना? वही पानी आता, मुंह में पानी आता है, वही वाटर eruptions of small amounts of the acid of gastric contents along with flatus are common both in functional and organic disease of the stomach. ये भी स्टमक के थ्रू होता है, स्टमक में जो हाईली एसिडिक के कारण। सही सर? भोजन समय से नहीं किया या कुछ और कारण हो गई तो वैसी दशा में इरिटेशंस जो आते हैं। एक चीज और बताना चाहते हैं कि प्रोटीन को जो है इसमें पचने में जो है सबसे ज्यादा टाइम प्रोटीन को ही लगता है। मुंह से होते हुए स्टमक में जाता है, स्टमक से फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, फिर रेक्टम से एनएस में जाता है। तो प्रोटीन जो है सबसे पहले जो है स्टमक में जो है पेप्सिन एंजाइम निकलता है, जो प्रोटीन को पेप्टोन में चेंज करता है, और फिर ये पेनक्रियास से जो है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम निकलता है, वो इस पेप्टोन को जो है पेप्टाइड में चेंज कर देता है। फिर भी प्रोटीन का पाचन नहीं हुआ, फिर वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, वहां पे इरिप्शन एंजाइम निकलता है, जो इस पेप्टाइड यानी प्रोटीन को एमिनो एसिड में चेंज करता है। लास्टली यहाँ पे जो ये खत्म होता है। ठीक है सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेल डन। जी सर, बहुत बढ़िया हुआ। देखिए इतना जो है, इतना ने बहुत बढ़िया बताया आप लोगों को, और ऐसे ही सबको कुछ
एड ऑन, अगर आप किसी उसमें एड ऑन करते हैं तो ये थोड़ा बहुत आप पढ़ करके करते हैं तो वो भी आप बहुत बढ़िया है आपके लिए, और ऐसे विज्ञान बढ़ेगा। तो हम लोग दे प्रतिमा राय को, और फिर जो वीडियो आएगा उसको भी हम लोग ध्यान से पढ़ें। एक आध चीजें आपको लगा होगा कि नई चीजें हैं जो किताब में नहीं होंगी, आप उनको जरूर नोट कर लीजिए, उससे आपका ज्ञान बढ़ेगा और उनको आप प्रयोग कर सकेंगे। और हम लोग जो सुन रहे हैं उसको शेयर भी करेंगे, खुद पढ़ेंगे भी, कुछ सुनेंगे भी, दूसरों को भी बताएंगे कि हमने ये पढ़ा। तो उससे क्या होगा कि हमारा ज्ञान बढ़ेगा, तो हमारी विधा बढ़ेगी, विधा बढ़ेगी तो हमारी पॉपुलैरिटी बढ़ेगी, पॉपुलैरिटी बढ़ेगी तो हमारा इनका स्तर का सपना पूरा होगा। वन रीच वन, ईच वन, टीच वन, ईच वन, टीच वन। इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग 5 मिनट का विराम लेते हैं। थैंक यू मैडम। थैंक यू सर, प्रणाम सर, थैंक यू। प्रणाम।